हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे और अपना बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो नीट 2025 में ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, तो आज मैं जो वन शॉट चैप्टर लेके आई हूँ वो है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसके हम कुछ वन शॉट पूरा करेंगे हम और देखेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में कौन सी चीज़ है हमारी, कैसे, कौन से जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्या प्रपोज किया थे, कितने लॉज प्रपोज किए थे, उसमें कौन से कैरेक्टर्स थे, तो उन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को मैं बने रहने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और कीप वॉचिंग मी एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन को ज़रूर हिट करें ताकि आपको हर चैप्टर की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। और मैं केमिस्ट्री के भी वन शॉट करवा रही हूँ और शॉर्ट्स भी डाल रही हूँ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। एंड तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट आए थे वो आए थे हमारे ग्रेगर मेंडल, जिन्होंने 3 लॉज प्रपोज्ड किए थे। उन्होंने क्या किया था, स्टडीड द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। पी प्लांट के 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को उन्होंने स्टडीड किया था। ग्रेगर मेंडल थे, उन्होंने 3 लॉज प्रपोज करे थे और उन्होंने क्या स्टडी किया था, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर को स्टडी किया था। 7 पेयर्स के थे। उन्होंने पी प्लांट, कौन सा प्लांट लिया था, पी प्लांट, मटर का प्लांट लिया था उन्होंने। ठीक है, अब बात करते हैं सबसे पहले हम 3 लॉज की। उन्होंने 3 लॉज कौन से लिए थे, सबसे पहला आता है हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये 3 लॉज लिए थे उन्होंने, ग्रेगर मेंडल ने। अब सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस में। लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें, पहले अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करते हैं तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में हमारा क्या कहता है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस इन हेट्रोजाइगस कंडीशन ओनली वन मेंबर ऑफ अ पेयर एक्सप्रेस इट इफेक्ट इन अ हाइब्रिड एंड इट इज कॉल्ड द डोमिनेंट। सिर्फ और सिर्फ ओनली एक पेयर जो होगा वो अफेक्ट करेगा, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी तो उसको हम डोमिनेंट बोलेंगे। जो एक पेयर जो वन मेंबर ऑफ द पेयर एक्सप्रेस करेगा उसी को ही हम डोमिनेंट बोलेंगे। वाइल द मैनिफेस्टेशन ऑफ द अदर मार्क्स एंड इज नोन एज द रेसेसिव। दूसरा जो होगा वो हमारा रेसेसिव होगा। डोमिनेंट बोलेंगे जो डोमिनेंट, जो एक्सप्रेस कर रहा है कोई भी चीज़ को, जो हाईलाइट कर रहा है, तो वो हमारा डोमिनेंट हो गया। और जो बाकी के जो वो होंगे, जो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, हाईलाइट नहीं होंगे, तो वो हमारे रेसेसिव प्लांट्स होंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में यही बोला था, हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी, ओनली वन पेयर ऑफ द मेंबर जो होगा वो एक्सप्रेस होगा तो उसको हम, उस हाइब्रिड को हम डोमिनेंट बोलेंगे। दूसरा जो होगा वो हमारा रेसेसिव होगा। तो इसमें जब उन्होंने क्रॉस करवाया तो हमारा फिनोटाइपिक रेशियो जो था वो हमारा कैसा आया, फिनोटाइपिक रेशियो हमारा, फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो। अब इन दोनों में हमारा क्या डिफरेंस है, तो फिनोटाइपिक रेशियो वो होता है जो फिजिकल अपीयरेंस देता है हमारा, जैसे कि ओनली सिर्फ बाहर की जो बॉडी होती है, ओनली फिजिकल अपीयरेंस इज एक्सप्रेस आउट। और जीनोटाइप हमारा वो होता है, जीनोटाइप हमारा जीन से ही पता, जी से ही पता चल रहा है, जीन्स, जो जीन्स से एक्सप्रेस हो रहा है उसे हम जीनोटाइप रेशियो बोलेंगे। तो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो। फिनोटाइप विच इज़ फिजिकल अपीयरेंस एंड जीनोटाइप विच इज़ द जीन्स अपीयरेंस। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा फिनोटाइपिक रेशियो। उसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था, जब उन्होंने क्रॉस करवाया था प्लांट्स को, पी प्लांट उन्होंने लिया था, मैंने बताया था कि उन्होंने स्टडी किया था 7 पी प्लांट ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट। ठीक है, अब इसमें उन्होंने जो फिनोटाइपिक रेशियो लिया था वो टॉल और ड्वार्फ आया था। टॉल हमारे 3 आए थे और जो ड्वार्फ हुआ था वो हमारे 1 हुए थे। तो 3:1 उनका हमारा रेशियो आया था, फिनोटाइपिक रेशियो। नेक्स्ट हमारा जीनोटाइपिक रेशियो हमारा कैसा आया था, जब उन्होंने जो गैमेट्स थे उनको दोबारा से क्रॉस करवाया था तो हमारे जो जीनोटाइपिक रेशियो बना वो हमारा 1:2:1 था। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमारा दूसरा आता है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में मैंने क्या लिखा है, ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन द फैक्टर्स एलीज ऑफ द कैरेक्टर्स pair present in the parent segregate from each other and such gametes recesses only the one of the two factors। अब देखिए, अब इस लाइन को आप दोबारा समझिए, दोबारा क्या कहना चाह रहा है ये। ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के दौरान जो फैक्टर्स, जिसे हम एलीज बोला है, जिन्हें हम एलीज बोला है, ऑफ द कैरेक्टर की एलीज पेयर प्रेजेंट इन द पेरेंट्स में प्रेजेंट होता है और सेग्रीगेट्स हो जाते हैं ईच अदर, दोनों से मतलब अलग हो जाते हैं। सच जो गैमेट जो रेसेसिव होता है वो 1 ऑफ द 2 फैक्टर्स का होता है। ठीक है, तो इसमें जो फिनोटाइपिक रेशियो आया था वो हमारा सेम वही था, लॉ ऑफ डोमिनेंस का
कि फिनोटाइपिक रेशियो हमारा टॉल और ड्वार्फ, टॉल हमारे 3 आया था, ड्वार्फ हमारा 1 आया था, तो 3:1। और जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो जीनोटाइप में भी हमारा वही सेम था, 1:2:1। तो ये हो गया हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। अब बात करते हैं हम लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए मैं इसको वन शॉट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स है जिससे मुझे लग रहा है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और जो नीट में ज़रूर पूछे जाएंगे, इनसे क्वेश्चंस ज़्यादा मेजोरिटी के जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही मैं आपको करवा रही हूँ, उनके वन शॉट ही करवा रही हूँ। और बाकी मैं आपको क्वेश्चन सीरीज़ देती हूँ, संडे वाले दिन मैं आपको केमिस्ट्री और बायोलॉजी के मैं आपको क्वेश्चन करवाती हूँ इंपॉर्टेंट जो होते हैं। तो मैं आपको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा रही हूँ, तो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल। जो इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा वो मैं आपको जल्दी ही दूंगी, लेकिन इससे पहले हमें ये इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। और उसका जो थर्ड लॉ आता है हमारा, वो आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें क्या था, इसमें देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है, व्हेन 2 पेयर्स ऑफ द ट्रेड्स आर कंबाइंड इन द हाइब्रिड। जब 2 पेयर जो थे ट्रेड्स के वो कंबाइंड होते हैं और हाइब्रिड बना देते हैं। सेग्रीगेशन ऑफ द 1 पेयर ऑफ द कैरेक्टर्स इज इंडिपेंडेंट। जब वो सेग्रीगेशन होता है तो उसमें एक पेयर जो होता है वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अदर पार्ट ऑफ द कैरेक्टर से। ठीक है, तो ये आता है हमारा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इसमें देखिए, इसमें मैंने आपको पूरा क्रॉस करके दिखाया है कि फर्स्ट जनरेशन हमारा आर और वाई का राउंड और येलो था, और फर्स्ट जनरेशन में हमारा अराउंड और येलो करवाया था, रिंकल्ड और ग्रीन करवाया था। इनके ये जो गैमेट्स है ये दे रखे हैं। जब इसको क्रॉस करवाया तो आर वाई और आर वाई आया, इसमें फर्स्ट कैपिटल आर, इसमें स्मॉल आर। ठीक है, फिर उन दोनों का जब क्रॉस करवाया था तो हमारे F2 जनरेशन्स में जो गैमेट्स बने थे वो ये वाले बने थे। ठीक है, तो बस ये इसमें यही बताया गया है कि जब 2 पेयर्स जो होते हैं ट्रेड्स के वो कंबाइन होते हैं, हाइब्रिड बना लेते हैं और सेग्रीगेशन होता है, तो एक पेयर जो होता है वो हमारा इंडिपेंडेंट हो जाता है अदर्स पेयर के। ठीक है, तो ये थे हमारे लॉ ऑफ, जो ग्रेगर मेंडल ने जो लॉज दिए थे, 3 लॉज, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो ये थे हमारे ग्रेगर मेंडल्स के लॉज। उन्होंने 3 लॉज प्रपोज किए थे। और अब ये देखिए, इसमें मैंने क्या लिखा है कि इन्होंने क्या है, स्टडीड द 7 पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ पी प्लांट। अब पी प्लांट का उन्होंने कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के 7 पेयर को स्टडी किया था। तो अब उसमें से कौन कौन से कैरेक्टर्स थे उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले आता है हमारे स्टेम हाइट। स्टेम की हाइट उन्होंने क्या लिखी थी, या तो टॉल होगी या तो ड्वार्फ होंगे। फिर हमारा आया था हमारा फ्लावर कलर। फ्लावर कलर में या तो वॉयलेट होगा या फिर वाइट होगा। फिर आया था हमारा फ्लावर की पोजीशन, या तो एक्सियल होगी या फिर टर्मिनल होगी। फिर आया था हमारा पॉड की शेप्स, या तो इन्फ्लेटेड होंगे या फिर कॉन्ट्रैक्टेड होंगे। नेक्स्ट आता है हमारा पॉड का कलर, तो ग्रीन होगा या फिर येलो। फिर आता है हमारा सीड का शेप। सीड का शेप आएगा फिर राउंड या फिर रिंकल्ड। और फिर सीड का कलर येलो और ग्रीन। तो ये थे 7 पेयर ऑफ द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स ऑफ द पी प्लांट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 पेयर्स तो आपको याद ही होने चाहिए। मैं इस पर स्टार मार्क कर देती हूँ, ये आपको ज़रूर याद करके जाने हैं। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। तो ये आपको याद रखने हैं। स्टेम की हाइट थी, फ्लावर का कलर था, फ्लावर की पोजीशन थी, पॉट का शेप था, पॉट का कलर था, सीड का शेप था और सीड का कलर था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। चीज़ आई थी जो हमारा नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस हुआ था, उसमें 4 थिंग्स आई थी हमारे। सबसे पहले आता है इनकम्प्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस, मल्टीपल एलिस और पीलियोट्रॉपी। अब हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस हमारा क्या था, the heterozygous offspring shows the intermediate characters between two parental characters। जो heterozygous offsprings थे उन्होंने इंटरमीडिएट कैरेक्टर शोज किए थे बिटवीन द 2 पेरेंटल कैरेक्टर्स। ठीक है, अब फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो जो था वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस पे वो हमारा सेम था। जैसे कि एग्जांपल लिया था हमने फ्लावर कलर इन एंटीरियम स्पीशीज़। एंटीरियम स्पीशीज़ में हमने फ्लावर का कलर लिया था, और मीराबिलिस जलापा का हमने कलर लिया था। ठीक है, अब इन दोनों को हमने क्रॉस करवाया था रेड और वाइट में, तो उन्होंने सारे
के सारे जो थे वो हमारे जो फ्लावर्स हमें ऑब्टेन्ड हुए थे वो सारे के सारे पिंक हुए थे। अब नेक्स्ट उसके बाद उन्होंने फिर से दोबारा से क्रॉस करवाया था गैमेट्स जब बने थे, तो उनका जो फिनोटाइपिक रेशियो था, रेड हमारा 1 था, पिंक हमारे 2 थे और वाइट हमारा 1 था, तो 1:2:1 आया था। और जीनोटाइपिक रेशियो में भी हमारा सेम आया था 1, 2 और 3। ठीक है, तो ये था हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में उन्होंने फ्लावर कलर लिया था हमारा एंटेनम स्पीशीज़ का और मिराप्लेस जलापा का, तो उन्होंने क्रॉस करवाया था। तो फर्स्ट जनरेशन में जो सारे के सारे फ्लावर्स थे वो हमारे पिंक ऑब्टेन्ड हुए थे, और उसके बाद जब उन्होंने F2 जनरेशन करवाई तो फिनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 और जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आया था। अब बात करते हैं हम कोडोमिनेंस की। कोडोमिनेंस में हमारे क्या लिखा है इसमें, 2 alleles of the gene are equally dominant and express themselves even when they are together। दो एलीज हैं हमारे जीन्स के, वो इक्वली डोमिनेंट है और एक्सप्रेस कर रहे हैं जब दोनों ही साथ होंगे। जब दोनों ही साथ होंगे दोनों एलीज, तो वो इक्वली डोमिनेंट भी शो करेंगे और एक्सप्रेस भी करेंगे। तो को डोमिनेंस में हमें इतना दिया गया था। तो इसमें हमने एग्जाम्पल लिया था हमारा एबीओ ब्लड ग्रुपिंग इन ह्यूमन में हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग करवाई थी, तो इसका एग्जाम्पल ये है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा मल्टीपल एलीज। मल्टीपल एलीज की अगर हम बात करते हैं, मल्टीपल एलीज में मैंने क्या लिखा हुआ है कि अ जीन एग्जिस्ट इन द मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म। जो कोई जीन है वो हमारा 2 से ज़्यादा एलिलिक फॉर्म शो कर रहा है, तो वो हमारा मल्टीपल एलीज हो गया। एग्जाम्पल एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, कोडोमिनेंस में हमारा क्या था, जब दोनों ही एलीज जो होंगे जीन्स के वो साथ होंगे तो वो इक्वली डोमिनेंट होंगे और एक्सप्रेस भी करेंगे। तो हमने एग्जाम्पल लिया था एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ह्यूमन में। और मल्टीपल एलीज में जब जीन जो एग्जिस्ट होगा वो मोर देन 2 एलिलिक फॉर्म में एग्जिस्ट होगा, तो उसे हम मल्टीपल एलीज बोलते हैं। एग्जाम्पल भी इसमें हमने एबीओ ब्लड ग्रुपिंग ही लिया था। नेक्स्ट आता है हमारा पीलियोट्रॉपी। पीलियोट्रॉपी की अगर हम बात करें तो पीलियोट्रॉपी में मैंने डेफिनेशन क्या लिखी है, एबिलिटी ऑफ द जीन टू हैव अ मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स एज इट इन्फ्लुएंस द नंबर ऑफ कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। जीन की एबिलिटी मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स दिखाए, मतलब पीलियोट्रॉपी में ये होता है, सिंपल पीलियोट्रॉपी में ये है कि जीन की ऐसी एबिलिटी जो एक से ज़्यादा फिनोटाइपिक इफेक्ट्स दिखाए, वो मल्टीपल फिनोटाइपिक एक से ज़्यादा मल्टीपल फिनोटाइपिक इफेक्ट्स जो दिखाता है जीन, उसे हम पीलियोट्रॉफी बोलते हैं। ठीक है, तो ऑफ द कैरेक्टर साइमल्टेनियसली। तो ये हो गया हमारे 4 नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, कोडोमिनेंट्स, मल्टीपल एलीज एंड पीलियोट्रॉपी। ठीक है, अब बात करते हैं हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोमोसोमल इनहेरिटेंस में कि प्रपोज्ड बाय द वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी इन 1902। अब क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी हमारे इनहेरिटेंस की, वो दी थी हमारे वॉल्टर सटन ने और थियोडर बोवरी ने। कब दी थी, हमारे 1902 में। ठीक है, अब क्या है, अब दूसरा पॉइंट मैंने क्या लिखा है, थॉमस हंट मॉर्गन फॉर्मुलेटेड क्रोमोसोमल थ्योरी। अब जो थॉमस हंट मॉर्गन जो थे उन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी उन्होंने दी थी। प्रपोज किसने करी थी, वॉल्टन सटन एंड थियोडर बोवेरी, और जो मॉर्गन ने फॉर्मुलेटेड करी थी क्रोमोसोमल थ्योरी। अब देखिए, ऑफ इनहेरिटेंस यूजिंग द फ्रूट फ्लाइज, उन्होंने फ्रूट फ्लाइज को लेके ही इनहेरिटेंस किया था क्रोमोसोमल थ्योरी का। तो उन्होंने जो फ्रूट फ्लाइज लिया था उसका जो नाम था विच इज़ कॉल्ड द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। तो ये जो था ये फ्रूट फ्लाई थी, उन्होंने इसकी फॉर्मुलेटेड क्रोमोसोमल थ्योरी इफेक्ट करी थी। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने इस पर भी मैंने पहले स्टार मार्क लगाया हुआ है, तो मैंने इस पर फ्रूट फ्लाई पे भी स्टार मार्क लगाती हूँ क्योंकि ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कौन सा जो था थॉमस हंट मॉर्गन ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस किस चीज़ को यूज़ करके किया था, तो उन्होंने हम जो आंसर देंगे वो यूजिंग द फ्रूट फ्लाई विच इज़ कॉल्ड द ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। नेक्स्ट देखते हैं, मॉर्गन कॉइन द टर्म लिंकेज। मॉर्गन ने हमारा एक टर्म कॉइन किया था, मॉर्गन ने एक टर्म दिया था हमें विच इज़ कॉल्ड द लिंकेज। अब लिंकेज क्या है, हमारे लिंकेज देखते हैं हम। इट स्टेट्स क्रोमोसोमल्स आर इमोर्टल, क्रोमोसोम्स इमोर्टल होंगे। 2 आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स फॉर्म अ होमोलॉगस पेयर, दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होंगे वो एक होमोलॉगस पेयर फॉर्म करेंगे। दे सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे वो सेग्रीगेट अलग हो जाएंगे। इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर,
जो इंडिपेंडेंट पेयर होंगे वो इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेट करेंगे एक दूसरे के साथ। और लास्ट आता है हमारा क्रोमोसोम्स आर म्यूटेबल, और क्रोमोसोम्स होंगे वो हमारा म्यूटेबल होंगे। तो ये थी हमारे लिंकेज के बारे में कि लिंकेज में क्या था कि क्रोमोसोम्स इमोर्टल होंगे, दो आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स होंगे वो होमोलोगस पेयर बनाएंगे। जब वो सेग्रीगेट होंगे जब वो सेग्रेटिंग होंगे वो उस टाइम किस टाइम पे होंगे, हमारे गैमेट के फॉर्मेशन पे वो सेग्रीगेट हो जाएंगे। और फिर जो इंडिपेंडेंट पेयर्स होंगे वो इंडिपेंडेंटली ही सेग्रीगेट होंगे। ठीक है, लास्ट जो आता है हमारा, और जो लास्ट जो आता है हमारा वो आता है हमारा क्रोमोसोम्स आर द म्यूटेबल। क्रोमोसोम्स जो होंगे वो हमारे म्यूटेबल होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हम डिटर्मिनेशन में हमारा क्या है। सेक्स डिटर्मिनेशन में मैंने बस डायरेक्ट एग्जांपल्स लिखे हैं कि जेड और जेड डब्ल्यू मैकेनिज्म हुआ था, एक्स एक्स एक्सओ मैकेनिज्म हुआ था, एक्स एस एक्स वाई मैकेनिज्म हुआ था। तो इसमें जो एग्जांपल लिया था उन्होंने वो बर्ड्स का एग्जांपल लिया था। एक्स एस एक्सओ में उन्होंने ग्रास हॉपर का एग्जांपल लिया था, और एक्स 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 वाई में उन्होंने ह्यूमन बीइंग का एग्जांपल लिया था। तो ये हो गया हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में 3 टाइप की मैकेनिज्म करी थी, जेड 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 डब्ल्यू, एक्स 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 ओ और एक्स 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 वाई। तो उन्होंने इसमें एग्जांपल फर्स्ट में बर्ड्स लिया था, दूसरे में ग्रास हॉपर लिया था, और तीसरे में हमें लिया था ह्यूमन बींग्स को। ठीक है, नेक्स्ट आता है अब हमारा पॉइंट म्यूटेशन। जो इम्पोर्टेंट टर्म है इस चैप्टर की, मैं आपको उसी को ही करवा रही हूँ क्योंकि उसमें से ही 1-2 क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो चलिए चलते हैं पॉइंट म्यूटेशन की तरफ। और पॉइंट म्यूटेशन में क्या है हमारा, देखिए पॉइंट म्यूटेशन में क्या लिखा है, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। डीएनए की सिंगल बेस पेयर जो होता है उसमें चेंज आता है तो उसको हम पॉइंट म्यूटेशन बोलते हैं। इसमें जो एग्जांपल लिया था उन्होंने डिसीज़ का, वो लिया था हमारा सिकल सेल एनीमिया का। सिकल सेल एनीमिया को उन्होंने एग्जांपल लिया था। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। ये 1 वर्ड में भी और एमसीक्यू में भी 1 नंबर में पूछ ली जाती है। तो बहुत ईजी है ये पॉइंट म्यूटेशन हमारा कि, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है कि पॉइंट म्यूटेशन क्या है। तो हम बता सकते हैं चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए, और इसका जो एग्जांपल होगा वो किस डिसीज़ में हुआ था, ये सिकल सेल एनीमिया में। ठीक है, अब दूसरा आता है हमारा फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन, अब ये जो टाइप है ये हमारे म्यूटेशन का टाइप है। अब म्यूटेशन की हम डेफिनेशन देखते हैं कि म्यूटेशन क्या है हमारा, सडन हेरिटेबल चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। कोई भी डीएनए का सीक्वेंस है, डीएनए के सीक्वेंस में अगर सडन मतलब कोई भी चेंज आ जाता है हेरिटेबल, तो वो हमारा म्यूटेशन हो गया। विच रिजल्ट, जिसकी वजह से क्या होता है, इन द चेंज इन द जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक ऑफ एन ऑर्गेनिम्स एंड लीड्स टू द वेरिएशन इन डीएनए। अब म्यूटेशन क्या हुआ, अब आप देखिए, अब कोई डीएनए का सीक्वेंस है, अब डीएनए के सीक्वेंस में थोड़ा सा चेंज आ गया, तो चेंज होने से क्या हुआ कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक जो रेशियो था वो, रेशियो क्या आप छोड़िए, फिर फिनोटाइपिक और जीनोटाइप ही देख लीजिए। मैंने आपको बताया था फिनोटाइप मतलब फिजिकल अपीयरेंस और जीनोटाइप मतलब जीन्स का अपीयरेंस। तो फिजिकल अपीयरेंस में भी और जीन्स के अपीयरेंस में भी डिफरेंट आ जाएगा, तो उस चीज़ को हम म्यूटेशन बोलते हैं कि किसी भी चीज़ में उसको सडन चेंज हो जाना, कि हमारा डीएनए सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस में अगर चेंज हो जाता है तो उस वो जो होगा वो हमारा म्यूटेशन को इफ़ेक्ट करेगा। ठीक है, म्यूटेशन में भी हमारे 2 टाइप में आता है, हमारे पॉइंट म्यूटेशन, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मैंने बता दिया, चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए, मतलब डीएनए में चेंज तो होगा लेकिन उसका एक सिंगल बेस पेयर में चेंज होगा। अब फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन की बात करते हैं, तो फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन में क्या है कि लॉस और डिलेशन और गेन, इंसर्शन डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेगमेंट, या तो लॉस हुआ, या तो फिर गेन हुआ, या तो इंसर्शन हुआ, या फिर डुप्लीकेशन हुआ। तो डुप्लीकेशन मतलब किसमें, डीएनए सेगमेंट में, तो इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोलते हैं। नेक्स्ट जो आता है हमारा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, सारे ही टर्म्स इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको करवाई है, जो मैंने आपको बताई है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर रीचेक करिएगा और ज़रूर देखिएगा इसको, और प्लीज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस की अगर हम बात करते हैं, दिस इज़ ऑल्सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म, तो हम इसको डिस्कस करते हैं। तो पेडिग्री एनालिसिस में हमारे क्या है, रिकॉर्ड ऑफ द अकरेंस ऑफ द ट्रेट इन अ सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली। मतलब
जो अकरेंस जो हुआ था ट्रेट में वो सेवरल जनरेशन ऑफ द फैमिली में रिकॉर्ड हुआ होता है, तो उसे हम पेडिग्री एनालिसिस बोलते हैं। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं पेडिग्री एनालिसिस को? पेडिग्री स्टडी इज यूटिलाइज टू ट्रेट द इनहेरिटेंस ऑफ स्पेसिफिक ट्रेट एबनॉर्मली और डिसीज। पेडिग्री जनरली पेडिग्री हम इसलिए स्टडी करते हैं हम जान सकें कि ये एबनॉर्मल डिसीज़ है या नॉर्मल डिसीज़ है। ठीक है, हम फैमिली को जान पाएँ कि उसमें कैसा इनहेरिटेंस है, कैसा ट्रेट होगा आगे वाली जनरेशन्स में, तो इसलिए हम पेडिग्री को हम एनालिसिस करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसकी हम सिंबल्स की। अब सिंबल्स में दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसी से ही एक क्वेश्चन बनता है और वो तो बनेगा ही, आप चाहे इसको पढ़ के जाइए नहीं नहीं जाइए, लेकिन अगर आप पेपर में देखेंगे तो आपको पेडिग्री एनालिसिस का क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा। तो इसको प्लीज़ प्लीज़ इसको पढ़ के ज़रूर जाइएगा और इसका क्वेश्चंस को प्रैक्टिस ज़रूर करिएगा। तो मैं आपको सिंबल्स बता देती हूँ उसमें कैसे कैसे सिंबल्स यूज़ होते हैं। तो जब ये बॉक्स वाला आता है स्क्वायर, तो ये जो होता है ये हमें मेल को एक्सप्रेस करता है। सर्कल जो होगा वो फीमेल को करेगा और दिस साइन रिप्रेजेंट द सेक्स अनस्पेसिफाइड, जो सेक्स अनस्पेसिफाइड है। नेक्स्ट आता है अगर हमारे ये जो साइंस होंगे तो ये इसको किसको अफेक्ट वो करेंगे इफेक्ट, अफेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब कोई भी इंडिविजुअल अफेक्ट हो। नेक्स्ट जब ये साइंस होगा तो ये होगा हमारा जब मेटिंग को कर रहे हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा दिस इज़ कॉल्ड द मेटिंग बिटवीन द रिलेटिव, जब रिलेटिव्स के बीच में हमारा मेटिंग हो रहा है, जिसे हम कॉन्सेंजीनियस मेटिंग बोलते हैं, कॉन्सेंजीनियस मेटिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है दिस, अगर हमारा ये जो एक्सप्रेस हो रहा है तो इसका मतलब होता है हमारा पेरेंट्स एबव एंड चिल्ड्रन बिलो, मतलब पेरेंट्स जो हैं ये जो हैं ऊपर ये हमारे पेरेंट्स हैं हमारे, और ये जो नीचे दे रखे हैं इनका जब मेट हो रहा है तो ये हमारे चिल्ड्रंस हैं, इन ऑर्डर टू बर्थ लेफ्ट टू राइट। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला जो साइन है ये कैसे एक्सप्रेस करता है, हमारे पेरेंट्स विद द मेल चाइल्ड अफेक्टेड विद द डिसीज़। ये जो है ये तब अफेक्ट करेगा जब ये हमें दिखेगा, तो हमको ये पता होना चाहिए कि जो पेरेंट है ये इनका जो मेल चाइल्ड है वो अफेक्ट है हमारा विद डिसीज से। ठीक है, नेक्स्ट जो आता है, लास्ट जो आता है वो हमारा दिस साइन आता है। ये जो साइंस रिप्रेजेंट कर रहा है ये 5 अनअफेक्टेड ऑफ स्प्रिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। ठीक है, तो ये थे हमारे पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल, इंपॉर्टेंट सिंबल जो कि क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे, यूज़ करेंगे हम इसको, तो हमें पता चलेगा कि हमारे में क्या है क्या नहीं है, क्या दे रखा है हमको। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। तो इसको हम देखते हैं, इसमें आता है हमारा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं और मेंडेलियन डिसऑर्डर्स को हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स क्या है? इट इज़ कॉज ड्यू टू द एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। ये कब कॉज होता है? ड्यू टू द एब्सेंस, या तो एब्सेंस हो जाता है या फिर एक्सेस हो जाता है या फिर एबनॉर्मल हो जाता है अरेंजमेंट का ऑफ द वन और मोर क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के एक या दो क्रोमोसोम्स के अरेंजमेंट में या तो किसी चीज़ की कमी हो जाती है या फिर किसी चीज़ की ज़्यादा हो जाती है या फिर एबनॉर्मल अरेंजमेंट हो जाता है, तो उसे हम क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें जो एग्जाम्पल आता है वो हमारे 3 टाइप में क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा डाउन सिंड्रोम, फिर आता है हमारा काइनफिल्टर सिंड्रोम और फिर लास्ट वन आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं, डाउन सिंड्रोम में बेसिकली क्या है कि ट्राइज़ोमी हो जाती है हमारी 21 की। तो इसमें जो एग्जांपल आता है हमारा ट्राइज़ोमी होती है 21 की। अब दूसरा आता है हमारा काइनफिल्टर सिंड्रोम। काइनफिल्टर सिंड्रोम में हमारा जनरली क्या होता है कि एक्सेस वाई होता है हमारा मेल में क्या होता है हमारा एक्सेस वाई। और जो लास्ट वन आता है हमारा टर्नर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है हमारा एक्सो इन फीमेल में हमारा एक्सो। अब जो दूसरा आता है वो आता है हमारा मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में। मेंडेलियन डिसऑर्डर्स में मैंने क्या लिखा है, इट इज़ कॉज्ड बाय द अल्टरनेशन और द म्यूटेशन इन द सिंगल जीन। या तो अल्टरनेशन होगा या फिर म्यूटेशन होगा सिंगल जीन में, तो इट इज़ कॉज्ड बाय द मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर थे क्योंकि क्रोमोसोम्स में हमारा अरेंजमेंट हमारा एबनॉर्मल हो रहा था या फिर एब्सेंस हो रहा था या फिर एक्सेस हो रहा था। बट मेंडेलियन डिसऑर्डर में या तो अल्टरनेशन हो रहा है या फिर म्यूटेशन हो रहा है। म्यूटेशन मैं आपको पहले वाले पेज में बता चुकी हूँ, म्यूटेशन क्या है, हमारा चेंज इन द सिंगल बेस पेयर ऑफ द डीएनए। तो ये होगा मैं इट इज़ कॉज्ड बाय द अल्टरनेशन और म्यूटेशन इन द सिंगल जीन।
सिंगल जीन में या तो अल्टरनेशन होगा या फिर म्यूटेशन होगा। इसमें भी हमारे 3 टाइप के होते हैं, ऑटोसोमल डोमिनेंट, ऑटोसोमल रिसेसिव और सेक्स लिंक्ड। तो ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमारे जो एग्जांपल आएगा वो हमारा आएगा मस्कुलर डिस्ट्रोफेनी। नेक्स्ट आता है हमारा ऑटोसोमल रिसेसिव। ऑटोसोमल रिसेसिव में जो हमारी डिसीजेज आती है वो आती है हमारी सिकल सेल एनीमिया और एल्बिनिज्म। और जो लास्ट वन आती है वो हमारी सेक्स लिंक्ड आती है। इसमें जो एग्जांपल आता है वो हमारी हीमोफीलिया आता है। तो ये थे हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर और ये थे हमारे मेंडेलियन डिसऑर्डर। ये था हमारे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन का वन शॉट रिवीजन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।